हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर फ्रेंड्स, जीएस में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है साइंस। और साइंस में भी जो हमने टॉपिक उठाया हुआ है वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेटेड अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 दिख रहा है आपको। तो पार्ट नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ तो पार्ट नंबर 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक भौतिक परिवर्तन, विलयन और अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वह सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे सारे के सारे अच्छे से डिस्कस किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने पढ़ लिया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसमें गलत नहीं करोगे। तो उसी तरह से आज हम रासायनिक भौतिक विलयन और अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इससे होगा क्या कि आप क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको मैं बता दूं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, यहाँ कवर किए गए हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। और हाँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मे भी हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से आती हों। तो अगर आती हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि अपने आप को चेक करो, अपने आप को इवेल्युएट करो कि क्या आपको ये आता है कि नहीं आता है। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद क्या करिए, चेक करिए कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और हाँ, चेक करने के बाद कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यानी कि आपने कितने मार्क्स पाए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलने से पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देखें। और अगर ज़्यादा पसंद आए तो लाइक करिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिए ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव भी इस चीज़ों को क्या कर पाएँ, सीख पाएँ। तो चलिए आइए चलते हैं और चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ओके, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन पढ़ने से पहले आप परिवर्तन पढ़िए, यानी कि चेंज क्या होता है। परिवर्तन दैट मीन्स चेंज। चेंज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। परिवर्तन जो है ये दो तरह के होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है यह दो तरह का है। एक है आपका फिजिकल चेंज जिसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, और एक है आपका केमिकल चेंज जिसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। याद रखिएगा, जो फिजिकल चेंज होता है यह कैसा होता है, अस्थायी होता है। और कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय इन द सेंस इसकी अवस्था में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे। और केमिकल चेंज जो होता है, याद रखिएगा, केमिकल चेंज जो होता है यह स्थायी होता है। और कैसा होता है, स्थायी के साथ साथ यह कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मैं पहले आपको भौतिक परिवर्तन सिखा देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हैं अभी इसको सिखाने के बाद आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप खुद ब खुद क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, भौतिक परिवर्तन जो होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ दिया हुआ और यह कारक की वजह से यानी कि फैक्टर की वजह से इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए ये वाटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वाटर दिया हुआ। अब इसको टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर डल पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया, यानी कि इसे अब मैंने ठंडा किया, तो उसके लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा। तो फ्रिज में रखने के लिए क्या हो गया, आप देखोगे कि यह क्या कर जाएगा, जम जाएगा। ओके, क्या कर जाएगा, जम जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर फ्रिज से आप इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो बर्फ़ है वह क्या करने लगेगा, पिघलने लगेगा। और जब बर्फ़ पिघलने लगेगा तो अगेन वह किस में चेंज हो जाएगा, वह चेंज हो जाएगा किस में, लिक्विड यानी कि वाटर में। यानी कि इसमें जो फैक्टर था वो क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर को घटाया गया, बढ़ाया गया, जिसकी वजह से वह अपनी पुरानी अवस्था में क्या कर गया, आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि यह जो परिवर्तन है यह कैसा है, यह अस्थायी परिवर्तन है।
और अगर इसमें कारक हटा दिया जाए तो वस्तु जो है या जो पदार्थ है वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या करेगा, आ जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन जो क्या होता है, अस्थायी होता है और फैक्टर्स हटाने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना, ओके, और बर्फ से अगेन क्या बनना, पानी का बनना। एक बात समझ में आ गई। अब बात करता हूं मैं किसकी, केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे मैं बता दूं, केमिकल चेंज वे चेंज होते हैं जिसमें किसी पदार्थ को किसी कारणवश क्या कर दिया गया, दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब एक बार उस परिवर्तन होने के बाद पुनः इसको उसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को क्या बोलोगे, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन आप बोलोगे। तो अब आप यहाँ से सारी चीज़ों को सॉल्व करिए। क्या दिया हुआ, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ओके, हवा की वजह से। अच्छा, अब देखिए जितने भी मेटल होते हैं, मेटल वह ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी कि मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो अब देखिए चांदी के बर्तन की बात करते हैं और इसमें हो गया रिएक्शन, क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, यानी कि क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। ओके, तो यानी कि यह जो है केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। ओके, मोमबत्ती का जलना, अभी मैंने बताया कि एक मोमबत्ती है और यह क्या कर गई, जल के पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई। तो क्या दोबारा इससे मोमबत्ती अब बना लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब आप देखिए दूध दिया हुआ, क्या दिया हुआ, दूध दिया हुआ, दूध को आपने क्या कर दिया, दही में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या इस दूध से, क्या इस दही से दोबारा आप दूध बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यह तीनों परिवर्तन कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो जब यह तीनों कौन से हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन है। अब कैसे हो गया ये समझ लीजिए। जैसे पानी में चीनी का घुलना, पानी लिया आपने और इसमें क्या घुली हुई है, चीनी। तो क्या पानी में जो चीनी घुली हुई है उसको दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं, यस। इसके लिए इसको क्या करना होगा, हीट करना होगा, और जितने भी वाटर की क्वांटिटी हैं इसको भाप के फॉर्म में, यानी कि इसका कराना पड़ेगा इवोपरेशन। और एक सर्टेन टाइम के बाद जब सारे पानी निकल जाएंगे तो कंटेनर के बॉटम में आप देखोगे कि चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं वह क्या मिलेंगे, शुगर के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि चीनी को दोबारा उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है सॉल्यूशन से। ओके, तो ये बातें समझ में आ गई। देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने जो समझाई हैं, इसके पीछे रीज़न है कि अब आप इसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के सारे क्वेश्चन आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को, अब वही कारक दैट मीन्स टेम्परेचर को, जिसकी वजह से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती यानी कि प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी यानी कि अस्थायी होती है और उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा यानी कि वेपोराइजेशन चीनी को पुनः क्या किया जा सकता, प्राप्त किया जा सकता। ओके, तो चलिए आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझाया है उसी से ये क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन, यानी कि जो जल दिया हुआ है, जल को किस में चेंज किया जा रहा है, वाष्प में चेंज किया जा रहा है। यानी कि वाटर को उसके लिए क्या करना पड़ता होगा, हीट करना पड़ता होगा। और हीट करने के लिए आपको क्या किया गया, यह हीट किया गया। तो अगर आप देखें तो जो भाप जो है पानी बन के उड़ रहा है, वाष्प बन के उड़ रहा है, वेपर्स बन के उड़ रहा है, अगर उसको क्या किया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, तो आप देखोगे इस कंटेनर पे क्या बनेंगे, थोड़ी देर के बाद जैसे ही भाप ठंडी हो जाएगी दोबारा इस किस फॉर्म में मिल जाएगी, आपको वाटर के फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, तो अब आप यहाँ चेक कर लीजिए क्या मिलेगा, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर देखी हैं, समझा रखी हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आप देखें क्या दिया हुआ, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ओके, देखिए क्या किया जा रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। तो अब आप चेक करिएगा, कोई प्रिज्म दिया हुआ और इस प्रिज्म से क्या कर रही है, श्वेत प्रकाश क्या कर रही है, गुजर रही है। श्वेत प्रकाश जब गुजर रही है तो यह 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ओके, तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि श्वेत प्रकाश अगर यह कारक हटा दिया जाए बीच से, कौन सा कारक, प्रिज्म हटा दिया जाए, तो क्या यह 7 रंगों में विभक्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि यह क्या हो गया, यह एक फिजिकल चेंज हो गया। याद रखिएगा यह कैसा है, एक फिजिकल चेंज है। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर होना, यह भी क्या है, फिजिकल चेंज। नमक का पानी में घुलना, यह भी क्या है, फिजिकल चेंज है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अब देखिए जो सब्जियां मार्केट से आप लेकर के आते हैं उनको आप क्या कर देते हैं, पका देते हैं। तो पकाने के बाद सब्जियों में होता है चेंज, यानी कि उसमें हो गया रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपने आलू की सब्जी बना ली या मटर की सब्जी बना ली, किसी तरह की कोई भी सब्जी बना ली, तो क्या दोबारा आप उसी तरह से फ्रेश वेजिटेबल्स प्राप्त कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि सब्जी जब एक बार बन गई तो दोबारा वह उस फॉर्म में चेंज नहीं हो सकती है। तो यानी कि यह हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, आप अगर देखें तो रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया स्थायी सामान्यतः अनुत्क्रमणी होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ से देख लीजिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ संक्षारण। अच्छा, संक्षारण क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। संक्षारण की जो प्रोसेस होती है इंग्लिश में इसे कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन इन द सेंस क्या होता है कि कोई मेटल दिया हुआ, मेटल का बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि हवा के साथ रिएक्शन करने के बाद यह वस्तु जो है, यानी कि जो मेटल की बनी हुई चीज़ें धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संक्षारण। और इसी प्रोसेस को इंग्लिश में बोलते हैं कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, ईट अप होने लगता है। ईट अप मतलब क्या होता है, खराब होना। वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। और वह अपनी अपनी प्रारंभिक अवस्था जो उसमें चमक होती है उसको खोने लगता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अच्छा ये प्रोसेस जो हुई है कैसे हुई है, बाय द ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन यानी कि इन द सेंस इसने एयर के साथ रिएक्शन किया हुआ। और याद रखिएगा एयर में नमी होती है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा संक्षारण की जो प्रोसेस है यह मेटल के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो अब आप यहाँ से चेक कर लिए संक्षारण के उदाहरण है क्या, सिल्वर पर काले रंग का या काले रंग की परत का बनना, तांबे पर हरे रंग की परत का बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, उपर्युक्त तीनों। तो याद रखिएगा यह तीनों की तीनों क्या हैं, आपके मेटल हैं। और यह तीनों जो चीज़ें हुई हैं, काला, हरा और भूरे, ये जो तीनों चीज़ें हुई हैं बाय द ऑक्सीडेशन ही हुई हैं। तो यानी कि यह सारी के सारे जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, यह सारी की सारी चीज़ें हैं क्या हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो यानी कि इसमें उपर्युक्त तीनों क्या हो जाएंगे, इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको संक्षारण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ से इसका क्या समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखें क्या दिया हुआ, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का सैने सैने यानी कि धीरे धीरे क्या होना, धीरे धीरे क्या होना है, क्षय होना। सैने सैने क्षय होना यानी कि डिस्ट्रक्शन होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, तांबे पर हरे रंग की परत का बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण के क्या हैं, उदाहरण हैं। ओके, अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो यहाँ से आपको देखा जा सकता है। IAS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा या से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्या किया जा रहा है, क्रिस्टलन किया जा रहा है। तो यह एक तरह का क्या है, यह एक तरह का फिजिकल चेंज है, याद रखिएगा। क्या है ये, एक तरह का फिजिकल चेंज है, बर्फ का गलना। तो आप देख लीजिए, ये तो आपके दिमाग में आ ही गया है कि बर्फ का गलना, बर्फ क्या कर रहा है, गल रहा, पानी बन रहा। अगर फिर से ठंडा कर दिया जाए पानी को, दोबारा क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो आप देखें तो ये कंप्लीटली अगर आप समझें तो यह किसका उदाहरण है, यह फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दुग्ध का क्या हो गया, आस्कंदन, दुग्ध का आस्कंदन की बात करते हैं। तो अगर आप देखें कोई कंफ्यूजन, मान लीजिए अगर आपको पहले और दूसरे तीसरे में कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये क्या होगा, तो ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप आराम से ऑप्शन से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो आपको पक्का पता हो गया है कि यह क्या है, फिजिकल चेंज है यानी कि भौतिक परिवर्तन है। तो अब जहाँ जहाँ दो होगा, जहाँ जहाँ टू होगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन। यस या नो, यानी कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो जब ये कैंसिल है तो ये भी कैंसिल, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका कौन सा है, दुग्ध का आस्कंदन। ओके, तो क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन भी चेक करना चाहेंगे, तो बिल्कुल यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन यानी कि इवोपरेशन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दुग्ध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध में दही बनना, कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के क्या हैं, उदाहरण हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको चेक करिए। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। चेक करिएगा, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उच्चतर तापमान समझ रहे हैं, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो यस, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति क्या कर जाती है, आणविक गति और द्रुत हो जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। आणविक गति और द्रुत हो जाना यानी द सेंस कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा पानी को गर्म किया जाता है, तो पानी पहले ऐसे कंटेनर में आपने गैस पे रख दिया है, तो देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो आप देखोगे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनमें मूवमेंट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा, ए, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो था IAS 2001 में पूछा गया था। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से दिया हुआ उच्च तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण ताप और भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का तापमान अधिक होता है, उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, जल अपघटन किसका, हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप देखें क्या दिया हुआ, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन इन द सेंस, याद रखिएगा यह एक तरह की प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पहले समझिए इस बात को। पास्चुराइजेशन क्या है, एक तरह की प्रोसेस है जिसमें मेनली दूध और द्रव्य की बनी हुई, यानी कि द्रव की बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, संरक्षित, यानी कि उनका प्रिजर्वेशन, यानी कि उनको रखने का एक तरह का मेथड है, जिसमें ये चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा समय तक खराब नहीं होती हैं। ओके, अच्छा ये होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, तो इसमें अगर आपको मैं बताऊं
तो इसमें इन तरह की चीज़ों को पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद एक निश्चित टेम्परेचर में अचानक क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है, तो याद रखिएगा। मैं यहाँ पर समझा दूँ, क्या दिया हुआ, दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे तक रखा जाता है, ये गलत है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ये भी गलत है। दूध को पहले बहुत देर तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और एक निश्चित समय में अचानक क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चराइजेशन द्रव सामग्री के संरक्षण यानी कि उसके बचाव, प्रिजर्वेशन की विधि है। इस विधि की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या किया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसको समझिएगा। आपने देखा होगा आपके घर पे जो दूध आता है, तो दूध आने के बाद क्या किया जाता है, दूध आने के बाद उसके कुछ ही समय के बाद उसको तुरंत क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। और गर्म करने के बाद चाहे वैसे किचन में वैसे ही रख दिया जाए या उसे क्या किया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है। तो रीज़न क्या होता है, दूध जब कच्चा होता है और अगर आप उसको बहुत देर तक गर्म नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, ख़राब हो जाएगा यानी कि फट जाएगा। तो दूध को फटने से बचाने के लिए यह मेथड यूज़ किया जाता, और आप देखते हैं कि दूध जल्दी फटता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके जो गर्म करने से उसमें दूध में, कच्चे दूध में जो हानिकारक कीटाणु होते हैं जिसकी वजह से दूध के फटने का डर होता है, वो क्या कर जाते हैं, उससे नष्ट हो जाते हैं, और दूध लंबे समय तक क्या रहता है, पड़ा रहता है, वह खराब नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ, बस नाम इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। पास्तुरीकरण दिया हुआ। पास्तुरीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा सीधे वही है। पास्तुरीकरण क्या होता है, दूध के जर्मनीकरण। अच्छा, इस वर्ड पे फोकस करिएगा। जर्मनीकरण इन द सेंस क्या होता है कि दूध से जर्म यानी कि कीटाणुओं को मारना। जर्म मतलब क्या होता है, कीटाणु। दूध से कीटाणुओं को मारने की प्रोसेस क्या कहलाती है, जर्मनीकरण कहलाती है। याद रखिएगा। तो पास्तुरीकरण यानी कि पास्चुराइजेशन क्या है, तो याद रखिएगा दूध के जर्मनीकरण से बचाव है। ओके, बात समझ आ रहा है, तो बाकी ये ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया, सारी बातें मैंने आपको समझा रखी हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे के क्वेश्चंस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो आगे का क्वेश्चन यहाँ से आप चेक कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि नहीं वर्ड पे थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अलवणीकरण। अलवणीकरण क्या है, समुद्री जल की विशेषता है, यह सही है। प्रतिलोम परासरण, पेयजल विकृतीकरण, प्रोटीन। और पाश्चुरीकरण क्या होता है, चाय। पाश्चुरीकरण चाय का नहीं, दूध का किया जाता है, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। याद रखेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी को थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि विकृतीकरण जो होता है किसका होता है, प्रोटीन का होता है। यह अलग से क्या किया गया, एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ मत करिएगा। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन चेक कर लीजिए आप। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध यानी कि चाय को नहीं, किसको, दूध का क्या किया जाता है, जर्मनीकरण किया जाता है। जर्मनीकरण इन द सेंस रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। अब आपको समझ में आ गया जर्मनीकरण क्या होता है। जर्मनी मैंने पहले बताया था, जर्मनी इन द सेंस क्या होता है, यानी कि जर्म को क्या करना, नष्ट करना, करके उनका भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने किया था
और अभी पहले बताया गया कि उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाष्टुरीकरण रखा गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अगर आप देखें क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देख लीजिए किस एग्ज़ाम में पूछा गया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन है बहुत आसान, याद रखिएगा क्या दिया हुआ, यहाँ से मैं चेक करता हूँ। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, सही नहीं है, याद रखिएगा। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है, बात सही है। देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक जो होगा और जलीय विलयन का क्वथनांक और विलयन का जो क्वथनांक होगा, याद रखिएगा, शुद्ध जल प्योर वाटर है और जो विलयन है उसमें वाटर भी है और भी क्या है, इम्प्योरिटी जिसमें मिली हुई हैं। तो आपको पता है कि इसमें वाटर की इम्प्योरिटीज़ अलग होती है और इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं। तो वाटर का क्वथनांक तो है ही है और उसमें जो चीज़ उसमें मिक्स है यानी कि विलेय है उसका भी तो क्वथनांक होगा, यानी कि इसमें डबल क्वथनांक हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ये बात क्या है, सही है। ओके, किसी विलयन में विलेय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ओके, चेक करते हैं इसे। तो विले मतलब समझ में आ रहा है विले। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, विले इन द सेंस की बात करते हैं, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, साल्यूट बोलते हैं। साल्यूट मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, ये रहा आपका क्या, वाटर रहा, क्या रहा, वाटर रहा, और इसमें घुलने के लिए कौन आ रहा है, चीनी आ रहा है। तो याद रखिएगा, तो जो जो वाटर में घुलने के लिए जा रहा है यह क्या हो गया, विले हो गया। जैसे चीनी विले हो गया, नमक क्या हो गया, विले हो गया, याद रखिएगा। और जो वाटर है जो उसमें उसको अपने अंदर घोल रहा है यह क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। और दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं भाई, दोनों आपस में मिलकर के बना रहे हैं विलियन, जिसकी इंग्लिश में जिसे क्या बोलोगे, सोल्यूशन बोलोगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ओके, तो ये बात आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। तो अब आगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, किसी विलियन में विलेय के योग से, किसी विलियन में विलेय के योग से इसका जल विभव क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये गलत है, उसका जल विभव क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ओके, यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो बाकी नीचे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या कर सकते हैं, बी पे टिक कर सकते हैं, यार ये इन्होंने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। फिलहाल अगर आप ऑप्शन सारे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दाब देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या दिया हो जरा चेक करते हैं। जल में किसी विलेय मैंने समझा दिया क्या होता है, चीनी नमक ये सब क्या है, विलेय हैं। कहाँ घुलने के लिए जा रहे हैं, विलायक, यानी कि जल में घुलने के लिए जा रहे हैं विलेय। अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। परासरण दाब यानी कि विलयन पर वाह दाब के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। इस प्रकार ए, सी और डी क्या है, कथन सही है, जबकि वी क्या है, गलत है। ओके, तो आपको बी ही क्या करना था, वहाँ पर सॉल्व करना था। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपका समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यहाँ से आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है बिल्कुल। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या कर जाएगा। तो आपको पता है कि अभी मैंने आपको समझाया कि वाटर का अपना खुद का क्वथनांक होता है और जब इसमें कोई चीज़ और वाटर में क्या की जाएगी, मिला जाएगी, तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाना, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, यानी में कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। होता क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस हम क्या कर जाते हैं, एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। ओके, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो अगर अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा
ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं आपके दोस्त, आपके रिलेटिव भी क्या कर पाएँ, सीख पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगर आप चेक करें, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबाला जाता है। ओके, ऑप्शन चेक करिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पूछा गया है ऊंचाई की जगहों पर, यानी कि जो जगह ऊंची होती हैं, यानी कि थोड़े से हिलीज एरिया की बात करें, जो माउंटेन पे रहने वाले लोगों की बात करें, वहाँ क्या दिया हुआ, पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबाला जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबालने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो अब आपने अपना दिमाग लगा लिया होगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, प्रेशर क्या होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यानी कि वायुमंडलीय दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम होता जाता है, अतः उबालने का बिंदु क्या होता जाएगा, नीचे होता जाएगा। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर से समझिए कि जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, ऊपर होते जाएंगे, वायुमंडलीय दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, और जब वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा तो उबालने का बिंदु क्या होता जाएगा, निम्न होता जाएगा, यानी कि नीचे आता जाएगा। याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। याद रखिएगा, खाना क्या पकता है, देर से पकता है। तो ये अपने आप में ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं सच बता दूं, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अलग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि ऊंचाई पर खाना जल्दी पक जाता है, देर से पकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ऊंचाई पर खाना सरफेस एरिया से के कंपेयर से अगर किया जाए तो ऊंचाई पर खाना भी क्या होता है, देर से पकता है। ऊंचाई पर खाना कहाँ पकता है, देर से पकता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ, यहाँ से देखिएगा क्या दिया हुआ, नमक और बर्फ़ का मिश्रण। चेक करिएगा, नमक और बर्फ़ का मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ओके, नमक बर्फ़ के हिमांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये क्वेश्चन ज़रा चेक करिएगा, जो जो नमक है ये बर्फ़ के हिमांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो अब अगर आप देखें तो ये क्या दिया हुआ, तो याद रखिएगा, बर्फ़ जो है, यहाँ से समझिए पहले, जो नमक है बर्फ़ के हिमांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो मैं आपको बता दूं, तो जो नमक होता है वह बर्फ़ के हिमांक को बढ़ाता नहीं, बल्कि क्या करता है, घटाता है। याद रखिएगा, एक सबसे अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्या, ठंडी जगहों पर पाए जाने वाले जो जगह हैं, ठंडी जगहें जो हैं, जहाँ पर स्नोफॉल की चीज़ें देखी जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब सड़क पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह वाली कंट्रीज़ की बात करते हैं, सड़कों पर जब बर्फ़ की क्या बढ़ जाती है, बर्फ़ की जब चादर पड़ जाती है, यानी कि सड़कों को साफ़ करने के लिए नमक का यूज़ किया जाता है, यानी कि वहाँ नमक का छिड़काव किया जाता है, जिससे जो बर्फ़ है वो क्या कर जाती है, पिघल जाती है। तो याद रखिएगा, तो यानी कि बर्फ़ जब उसे पिघला रहा है तो उसका हिमांक कहाँ से बढ़ाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अलग सा बता दिया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि बर्फ़ का यूज़ जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि यूजेस ऑफ सॉल्ट की बात करें तो यूजेस ऑफ सॉल्ट में बाकायदा ये चीज़ बताई जाती है कि जो सॉल्ट है, यानी कि जो नमक है, उसका यूज़ क्या किया जाता है, बर्फ़ को गलाने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपका पहले से ही क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि आर क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, इन्होंने बोला था नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त किया जाता है। ओके,
तो अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है, सही है। ओके, यानी कि सी क्या है, आर क्या है, गलत है, और ए क्या है, सही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ सकते हैं। क्या दिया हुआ, अपद्रव्य यानी कि इम्प्योरिटीज़ को मिला देने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। अभी ऊपर आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा ही है कि पानी का क्वथनांक अलग होगा और विलियन यानी कि सॉल्यूशन का क्वथनांक अलग होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, अलग तरह की इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, तो उसका क्वथनांक क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर क्या हो जाएगा, -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस प्रकार कथन ए क्या होगा, सही होगा, जबकि कारण आर क्या होगा, गलत होगा। ये ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यहाँ से देख लीजिए। कोहरे क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। याद रखिएगा, कोहरा, कोहरा यानी कि जो आपका कुहासा है, जिसे आप बोलते हैं आम आम बोलचाल की भाषा में कुहासा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुहासा यानी कि गैस में द्रव्य। आपने देखा होगा कि गैस में द्रव्य यानी कि आपने देखा होगा कुहासा क्या होता है, उड़ता हुआ नजर आता है। क्या आता है, उड़ता हुआ नजर आता है। और उसी में यानी कि एयर में क्या मिले हुए, द्रव्य यानी कि लिक्विड मिले हैं, मॉइस्चर मिला हुआ। तो मैं आपको इसका ऑप्शन बता दूं, गैस में द्रव्य, द्रव में गैस, गैसों में ठोस और द्रव में द्रव। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, कुहासा आपने देखा होगा उड़ता हुआ, उड़ता कौन है, गैस है, यानी कि गैस उड़ रहा। और उसमें क्या है, आपने देखा होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब सीधा सा सिंपल ऑप्शन आ जाएगा क्या, गैस में द्रव। ओके, तो अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं क्या दिया हुआ, कुहरे में जलवाष्प का संघनन घुल लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है, जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। दृश्यता यानी कि अगर आप देखें, जब कोहरा पड़ रहा है तो आप जब चलते हैं तो थोड़ी ही देर में आपको क्या हो जाता है, आंखों पर एक आंखों से ज़्यादा दूर तक सामने दिखाई नहीं देता है। ठंडियों के समय में जब कोहरा पड़ता है तो आपने देखा होगा, गाड़ी अगर आप बाइक चला रहे हैं या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपने देखा गाड़ी चलाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यानी कि धरातल की दृश्यता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों आदि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित हो जाती हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यूपीपीसीएस 2017 के प्री में ये क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाया गया एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी। ओके, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। उसका द्रव्यमान बिल्कुल बदलेगा, सांद्रता कंसंट्रेशन यानी कि बिल्कुल बदलेगा, ठीक है, घनत्व तो यह भी बदलेगा। ओके, तो कौन सा नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। याद रखेंगे, पानी का जो आयतन होगा वह नहीं बदलेगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, घनत्व तो बदल जाएगा और सांद्रता तो बिल्कुल बदल जाएगी। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। क्या दिया हुआ, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है, तो चीनी पानी में घुली रहेगी और इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा, परंतु आयतन नहीं बदलेगा। ओके, दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या हुआ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्या दिया हुआ, क्वेश्चन जो है IAS 2005 में पूछा गया और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ,
परासरण के प्रक्रम में, परासरण समझ में आ रहा है, एक होता है विसरण और एक होता है परासरण। ओके, विसरण होता है और एक होता है परासरण के प्रक्रम में विलायक, विलायक समझ में आ रहा है, विलायक यानी कि वही वाटर की मैंने बात बताई थी, जैसे चीनी और पानी को क्या किया गया, घोला गया, तो क्या बना, सोल्यूशन बना। चीनी और पानी को आपस में क्या किया गया, घोला गया, घोलने के बाद क्या बना, सोल्यूशन यानी कि विलयन बना। तो याद रखिएगा यह क्या है, विलायक है, यानी सॉरी यह जो चीनी है विलेय है, और जो पानी जो चीनी को अपने अंदर घोल रहा है यह क्या है, विलायक है, और दोनों के मिक्सचर से क्या बना हुआ, विलयन बना हुआ, यानी कि विलयन, समझ में आ गया, सोल्यूशन बना हुआ। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या दिया हुआ, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तन घोल की ओर जाता है, सांद्र घोल से तन घोल की ओर जाता है, यानी कि ये चीज़ क्या है, गलत है। ओके, परासरण में क्या होता है, याद रखिएगा, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तन घोल की ओर नहीं बल्कि तन घोल से सांद्र घोल की तरफ जाता है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ओके, आगे देखिएगा, प्रतिलोम परासरण में तन घोल पर वाह्य दाब डाला जा सकता है। ओके, यह भी क्या है, गलत है। ओके, दोनों के दोनों गलत हैं, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, एक दो, दोनों एक और दो, यानी कि ये वाला क्या है, डी वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं क्या दिया हुआ, परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह परासरण तनु विलयन, याद रखिएगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। याद रखेंगे क्या होता है, परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में, विलायक इन द सेंस की बात कर रहे हैं क्या, पानी की बात कर रहे हैं, में क्या होता है, प्रवाह या परासरण तनु विलयन, याद रखिएगा, तनु विलयन से कहाँ होता है, सांद्र विलयन की ओर होता है। और प्रतिलोम परासरण में वाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है, सांद्र विलयन पर वाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। ओके, दिमाग में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी एक तरह का क्या है, एक तरह का सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, रंगीन पदार्थों की पहचान की जाती है, पदार्थों की संरचना निर्धारण में और रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में और एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक्सप्लेनेशन देखो दिया उन्होंने, क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने का एक रासायनिक तकनीक है। ओके, कंफ्यूज मत करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो बहुत ही आसान होने वाला है। क्या दिया हुआ, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कपूर ठोस अवस्था में दिया हुआ और कपूर सीधे जब इसे क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो अभी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो वह पदार्थ क्या करता है, पहले गलता है यानी कि मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद क्या बनता है, भाप बनता है। क्या बनता है, मेल्ट होने के बाद वह वस्तु क्या बनती है, भाप बनती है। लेकिन कपूर के साथ सिस्टम अलग है। कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जब इसे क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो यह डायरेक्ट क्या हो जाती है, भाप बन के यानी कि वाष्प बन के यानी कि वेपर्स बन के क्या कर जाती है, उड़ जाती है। तो लिक्विड की जो कंडीशन है वो क्या कर जाती है, नहीं दिखाई देती है। यानी कि कपूर को जलाने पर उसमें लिक्विड नहीं बनता, सीधे क्या बनता है, भाप बनता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, जिसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन बोला जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं। क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, यहाँ से देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में क्या कर जाते हैं, बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वापातज यानी कि सब्लिमेंट तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स जरूर याद रखिएगा, सब्लिमेशन का पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 2019 में पूछा गया। क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर,
नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस परिघटना को क्या बोलते हैं? इस परिघटना को ऊर्ध्वापातन ही बोला जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। वही क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 ही है। आगे क्वेश्चंस देख सकते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सारे के सारे वही हैं क्या? यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ, यहाँ से चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ, यहाँ पर इन्होंने दिया उपचय, कह रहा है कि उपचयनांक दिया हुआ, तत्व दिया हुआ तथा 7 सुमिलित कीजिए और सूची को मिलाना है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें उपचयनांक यानी कि ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। जैसे 2 दिया हुआ, तो इसमें MnO2 दिया हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, यानी कि मिलाना है। तो याद रखिएगा मिलान में क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ABCD करके दिया हुआ है, 2002 में पूछा गया। ओके, तो 2002 में पूछा गया है, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे इसकी बात करते हैं, MnO2 की बात करते हैं, तो मान लीजिए Mn और Mn का इसका निकालना, तो निकालने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। जिसको निकालना है उसको आप वैसे ही रखिए, प्लस आप क्या कर सकते हैं, ओ कितना दिया हुआ, 2 इंटू क्या हो जाएगा, O। और देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ओके, तो अब Mn हो गया यहाँ, प्लस 2 हो गया। अच्छा, O का चार्ज, O की बैलेंसी कितनी होती है, -2। यहाँ तो क्या कर दोगे, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो Mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ज़ा 4, और क्या होगा, -4 इज इक्वल टू का 0 हो जाएगा। और जब 4 को इधर भेज दोगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब तुम देख सकते हो A का क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए S का निकालना, तो S में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 होता है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। सल्फर निकालना ही है, प्लस अब क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन, 4 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 कहाँ से आया पता है ना, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2 होता है, और हाइड्रोजन का +1 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब अगर आप यहाँ से चेक करें तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे, ये 2 हो जाएगा और ये S हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, 4 ज़ा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करोगे तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। यानी कि अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका A का 4 आया है, और B का क्या आया है, 6 आया है। ओके, अब आगे अगर आप चेक करना चाहो C का, तो C का याद रखिएगा, CO का निकालोगे तो याद रखना निकालने के बाद 2 ही आएगा, यानी कि 4 6 और ये हो गया 2। अब लास्ट में तुम्हारा क्या बचा, B वाला, B के लिए 3 हो जाएगा, यानी कि 4 6, यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरह से 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2, तो 4 किसका है, C का है, 4 किसका है, C का है, और 6 किसका है, D का है, यानी कि सी डी एंड 2 किसका है, B का है, और लास्ट में क्या दिया हुआ, A। तो याद रखिएगा लास्ट में क्या दिया, A दिया हुआ। तो सारा हो गया। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन इस तरह से CDBA है, क्या है, CDBA है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 4 ही आया है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका 6 आया है, और यहाँ देखिए S सल्फर का कितना आया है, 2 आया है, सल्फर का कितना आया, 2 आया है, और अगर आप यहाँ देखें इसका कितना आया, 3 आया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने क्या कर दिए, सॉल्व करा दिया, और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और हाँ, अगर समझ में आई हैं तो वीडियो में अच्छा कमेंट लिख करके भेजिए, क्या आपको इसी तरह से साइंस के सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करा दूं। अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारे क्या है, मोटिवेशन है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके कमेंट ही हमारे टीचर हैं। आपके कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। ओके, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहें तो बैठ करके देखते जाएं, और सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्या होता जाएगा, रिवाइज होता चला जाएगा। और मैं ना सिर्फ केमिस्ट्री का बल्कि फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व कराने वाला हूँ, और बाकी सब्जेक्ट के भी मैं इसी तरह से आपको सोल्यूशन कराता रहूँगा। ओके, तो अब तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाएँ, सीख पाएँ। अब
नेक्स्ट ही बहुत ही जल्दी भी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।